दल बदल के आधार पर निहरताएँ। अगर दल बदल के आधार पर भी कुछ ऐसी विशेष चीज़ें हैं जिन्हें जो प्रत्याशी है उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को संसद की सदस्यता से निहर ठहराया जा सकता अगर उसे 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार दल बदल का दोषी पाया गया हो। सदस्यों को दल बदल विधि निम्नलिखित उपबंधों के तहत निर्हर करार दिया जा सकता है। जैसे अगर वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग करता है जिस दल के टिकट पर उसे चुना गया हो। अगर वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या नहीं करता। अगर निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। अगर कोई नामित या नाम निर्देशित सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। 10वीं अनुसूची के तहत निर्हरता के सवालों का निपटारा राज्यसभा में सभापति व लोकसभा में अध्यक्ष करता है, न कि भारत का राष्ट्रपति। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सभापति अध्यक्ष के निर्णय को न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। फिर है स्थानों का रिक्त होना। निम्नलिखित स्थितियों में संसद सदस्य स्थान रिक्त करता है। दोहरी सदस्यता। कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। इस कारण लोकसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित प्रावधान है। पहला विषय है इसमें यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिन के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना। सूचना न देने पर राज्यसभा में उसकी सीट खाली हो जाएगी। अगर किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है तो पहले वाले सदन में उसका पद रिक्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुना जाता है तो उसे स्वेच्छा से ही किसी एक सीट को खाली करने का अधिकार है, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त हो जाती हैं। इस प्रकार कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिन के भीतर राज्य के विधानमंडल की सीट को खाली करना होता है, अन्यथा संसद की उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है तीसरा निर्हरता कि यदि कोई व्यक्ति संविधान में दी गई विनिर्दिष्ट निर्हरता से ग्रस्त पाया जाता है तो उस स्थान रिक्त हो जाता है। यहाँ विनिर्दिष्ट निर्हरता में संविधान की 10वीं अनुसूची में दर्ज निर्हरता में दल बदल भी शामिल है। पद का त्याग। कोई सदस्य यथास्थिति राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना स्थान त्याग कर सकता है। त्यागपत्र स्वीकार होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाता है। हालांकि सभापति या अध्यक्ष त्यागपत्र को स्वीकार भी नहीं कर सकता, बशर्ते उसे ऐसा लगे कि त्यागपत्र स्वेच्छा से नहीं दिया गया या वास्तविक नहीं है। अनुपस्थिति। यदि कोई सदस्य सदन की अनुपस्थिति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन का उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है।
सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के स्थगन या सत्र अवसान की लगातार 4 दिनों में अधिक अवधि शामिल नहीं किया जाता। अन्य स्थितियाँ: यदि किसी सदस्य को संसद की सदस्यता रिक्त करनी होती है तो यदि न्यायालय उसे चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है, यदि उसे सदन या निष्कासित कर दिया जाता है, यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है, यदि उसे किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाता है। अगर कोई निर्हर व्यक्ति संसद में निर्वाचित होता है तो संविधान की ऐसी प्रक्रिया द्वारा उसे उसके चुनाव को शून्य या अमान्य करार दिया जा सकता है। ऐसे मुद्दों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा सुलझाया जाता है। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय चुनाव को अमान्य या शून्य ठहरा सकता है। असंतुष्ट व्यक्ति को उच्च न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है। शपथ या प्रतिज्ञापन: तो संसद के प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है और उस पर हस्ताक्षर करता है। शपथ या प्रतिज्ञान में संसद सदस्य यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूँगा, भारत की प्रभुता व अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा, कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जब तक सदस्य शपथ नहीं लेता तब तक वह सदन की किसी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता और ना ही मत दे सकता है। वह संसद के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों का भी हकदार नहीं होता। निम्नलिखित परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति सदन के सदस्य के रूप में होता है तो उसे प्रतिदिन 500 रुपये जुर्माने भरना होगा। शपथ या प्रतिज्ञापन लेने से पहले अगर वह जानता है कि वह अहर नहीं रखता या वह सदस्य के लिए अहर नहीं रखता है। जब उसे मालूम हो कि किसी संसदीय विधि के तहत उसे संसद में बैठने या मत देने का अधिकार नहीं है। वेतन और भत्ते की अगर बात करें तो वेतन भत्ते में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के संसद द्वारा निर्धारित वेतन व भत्ते लेने का अधिकार है। संविधान के इसके लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन संसद अपने सदस्यों को पेंशन देती है। 1954 में संसद ने संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम बनाया। वर्ष 2018 में सदस्यों को वेतन 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख प्रति माह कर दिया। चुनाव क्षेत्र भत्ता 45 से बढ़ाकर 70,000, कार्यालयीय खर्च 45,000 से बढ़ाकर 60,000 प्रति माह कर दिया। इसके पहले 2010 में कार्य करने के दौरान प्रत्येक दिन आवास के लिए दैनिक भत्ता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 प्रतिदिन कर दिया गया। 1976 से संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के रूप में हर 5 वर्ष की अवधि के लिए पेंशन पाने के हकदार हो गए। इसके अलावा उन्हें यात्रा सुविधा, मुफ्त आवास, टेलीफोन व वाहन खर्च, चिकित्सा सुविधा आदि मिलती है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन व भत्ते भी संसद निर्धारित करती है। वह भारत की संचय निधि पर भारित है और वह संसद के वार्षिक मत के अधीन नहीं है। उन्नीस सौ 53 में संसद ने अधिकारियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत संसद के पदाधिकारी ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट के नाम से
से किसी पदाधिकारी भी हो सकता। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 2018 में संसद ने राज्यसभा के सभापति का वेतन 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 4 लाख रुपये प्रतिमाह। उसी प्रकार संसद के अन्य पदाधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति उसी दर पर वेतन एवं भत्ते लेने के अधिकार हैं जो दर संसद सदस्यों के लिए निर्धारित है। इसके अलावा संसद का प्रत्येक पदाधिकारी राज्यसभा के सभापति के अतिरिक्त अन्य दैनिक भत्ता प्राप्त करने का भी अधिकारी है। पूरे कार्यकाल के लिए प्रतिदिन जिस दर पर संसद सदस्यों का देय है, साथ ही संसद के प्रत्येक पदाधिकारी राज्यसभा के सभापति को छोड़कर उसी दर पर चुनाव क्षेत्र भत्ता कॉन्टीनेंसी ऑफ अलाउंस देय है जो संसद या सदस्यों पर लागू है। उसी अधिनियम के अनुसार लोकसभा को भी न्यायिक भत्ता यानी कि सैम्पट्यूटरी अलाउंस उसी दर पर प्राप्त होता है जो कैबिनेट मंत्री की देय है, 2000 प्रतिमाह। उसी प्रकार लोकसभा के उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति को जो न्यायिक भत्ता मिलता है वह राज्य मंत्री देय दर के बराबर होता है, 1000 प्रतिमाह। इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।